विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 4 और उसमें हुंडी, जिसको हम विपत्र भी कहते हैं या विनिमय पत्र भी कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज हम यहाँ पर हुंडी की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने इसके पहले लेनी हुंडी, देनी हुंडी ऐसे शब्द आपने आगे जो है प्रकरणों में आपने देखे। अब हम यहाँ पर हुंडी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो सामान्य रूप से हुंडी के बारे में कहा जाए तो हुंडी यह एक लिखित दस्तावेज है और लिखित दस्तावेज के साथ इसको हुंडी लिखने वाला जो होता है वो सामान्य रूप से लेनदार होता है। तो लेनदार अपने देनदार पर हुंडी लिखता है तो उसको देनदार स्वीकार करता है, यानी अपना उस पर हस्ताक्षर करता है। जब देनदार उस हुंडी पर अपना हस्ताक्षर कर दे तो वह हुंडी के रूप में अस्तित्व में आता है। और इस प्रकार से अगर कहें तो लेनदार के लिए वह लेनी हुंडी बनती है और देनदार के लिए वह देनी हुंडी बनती है, क्योंकि उसको भविष्य में चुकाना पड़ता है। और हुंडी के बारे में अगर हम व्याख्या देखें तो हमारे बुक के अनुसार दिया हुआ है कि हुंडी अर्थात ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा कोई निश्चित व्यक्ति, देखिए यहाँ पर जो है सब चीज़ें फिक्स होंगी इसके अंदर, कोई निश्चित व्यक्ति अमुक निश्चित रकम या निश्चित व्यक्ति को, कोई निश्चित व्यक्ति दूसरे किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा वह व्यक्ति जिसको बताए उसे अथवा जो व्यक्ति दस्तावेज का धारण करता हो, दस्तावेज क्या, हुंडी धारण करता हो, उसे अमुक निश्चित रकम और अमुक निश्चित समय में चुकाने का शर्त रहित, कोई भी इसमें शर्त नहीं होना चाहिए, ऐसा आदेश करता हो तो उसे क्या कहते हैं, हुंडी कहते हैं। या हुंडी को विनिमय पत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो हुंडी के बारे में आपको इतनी माहिती जानना है इसके अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे जरा इसमें, तो यहाँ पर हुंडी के लक्षण की बात हमने कर लेते हैं। हुंडी के लक्षण में है कि लिखित स्वरूप, यानी हुंडी हमेशा लिखित स्वरूप में होती है, मौखिक स्वरूप में हुंडी नहीं होती है। और हुंडी में जो आदेश होता है रकम चुकाने का, वो हमेशा शर्त रहित आदेश होता है, उसमें किसी प्रकार के शर्त का समावेश होता नहीं है। उसके बाद जो हुंडी होती है वो निश्चित व्यक्ति पर लिखी होती है, यानी जो व्यक्ति हुंडी लिखता है वो निश्चित व्यक्ति पर ही लिखता है वो। और हुंडी स्वीकार करता या रकम प्राप्त करता जो होते हैं इसके अंदर, तो हुंडी कौन स्वीकारेगा, तो हुंडी स्वीकारेगा रकम चुकाने वाला, बराबर। तो रकम चुकाने वाला हुंडी को स्वीकार करेगा तो वह उसके लिए बनेगी देनी हुंडी, क्योंकि उसको पेमेंट वहाँ पर करना होगा। और रकम प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है या तो हुंडी लिखने वाला हो सकता है और या तो उसके अलावा जिसके पास दस्तावेज वो हो सकता है। फिर रकम चुकाने का आदेश, यहाँ पर रकम चुकाने का स्पष्ट आदेश होगा निश्चित समय में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो उसके लिए एक समय होगा, इतने समय में ही उसको चुकाना होगा कोई वस्तु या सेवा के बदले। निश्चित रकम भी यहाँ निश्चित होगी, रकम में भी किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होगी और स्पष्ट तारीख होगी और निश्चित अवधि की हुंडी होगी, जो भी समय दिया हो वो निश्चित समय होगा। और लिखने वाले की सही भी हुंडी पर की जाती है, यानी लिखने वाला अपना हस्ताक्षर भी करता है और उस पर एक रिवेन्यू स्टैम्प लगता है, जो भी हुंडी की रकम हो उसके प्रमाण के अनुसार वो निश्चित रकम का रिवेन्यू स्टैम्प लगता है, जिससे वह एक कानूनी दस्तावेज के रूप में अस्तित्व में आता है। और मांगे जाने पर तुरंत या निश्चित अवधि के बाद हुंडी का भुगतान किया जाता है। और हुंडी का स्वीकार हमेशा जो है, जैसे बताया मैंने, सामान्य रूप से देनदार अपना सही करके उसको स्वीकार करता है। हुंडी के पक्षकार की बात करें तो हुंडी में पक्षकार होते हैं 3, हुंडी लिखने वाला जो हुंडी लिखा है वो, हुंडी स्वीकारने वाला सामान्य रूप से देनदार जो हुंडी स्वीकारता है, लिखने वाला लेनदार होता है। और हुंडी की रकम पाने वाला या तो खुद लेनदार हुंडी लेता है या जिसके पास ये हुंडी हो वो रकम को प्राप्त करता है। और इसी पर से हुंडी का नमूना देख लेते हैं। इसके अंदर आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं हुंडी का नमूना, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए यहाँ पर जो है हुंडी के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया इसके अंदर, बराबर। यहाँ पर एड्रेस के बाद अमाउंट है 10,000 रुपये और यहाँ का विवरण देखिए कि आपको प्राप्त प्रतिफल के बदले आज से 3 मास बाद रितेश को अथवा उनके आदेशानुसार रुपये 10,000 पूरे चुकाइए, ये आदेश किया गया है। और प्रति किसके हुंडी किसके लिए लिखी गई है, धवल के लिए, तो श्री धवल सरगम फ्लैट जोधपुर अहमदाबाद को लिखी गई है।
तो इसका मतलब कि धवल जो है ये यहाँ पर सही करेगा, स्वीकार करता है। और लिखने वाला कौन है? कविश, लिखने वाले के हस्ताक्षर। और यहाँ रिवेन्यू स्टेम्प लगेगा, जिससे कि हुंडी कानूनी दस्तावेज के रूप में जो है अधिकृत हो जाएगी। तो इस तरह दोनों के, लिखने वाले और स्वीकारने वाले की सही होगी। लिखने वाले ने सही किया है, स्वीकारने वाला सही नहीं किया, तो ये हुंडी अस्तित्व में नहीं आएगी। यानी यहाँ पर ये दोनों हस्ताक्षर होने ही चाहिए। तो ये आपने देखा हुंडी का नमूना। अभी वर्तमान समय में जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आने लगा है सब धीरे धीरे, तो अब इनका धीरे धीरे उपयोग कम होता जा रहा है, यानी इनका उपयोग ना के बराबर लगभग होने लगा है। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर कि हुंडी के अंदर उसके बाद आता है वचन चिट्ठी। वचन चिट्ठी के बारे में है कि इसका भी 1881 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के आधार पर वचन चिट्ठी की व्याख्या दी गई है कि वचन चिट्ठी एक ऐसा लिखित दस्तावेज, ये भी लिखित दस्तावेज है, जिसमें लेखक अपने हस्ताक्षर के साथ, यहाँ जो लिखता है वो खुद देनदार होता है, तो लेखक अपने हस्ताक्षर के साथ इसमें लिखे निश्चित व्यक्ति को, वह व्यक्ति जिसे कहे, यानी जिस व्यक्ति को चुकाना रकम उसको वो, या वह व्यक्ति जिसको कहे उसे, अथवा दस्तावेज धारण करने वाले को निश्चित रकम अमुक निश्चित समय पर भुगतान करने का शर्त रहित वचन देता है। ध्यान रखना है, हुंडी इसका नाम इसलिए वचन चिट्ठी है कि जो जिससे पेमेंट करना है वही लिखता है इसको, और हुंडी कौन लिखता है? जिसको पेमेंट लेना होता है वो लिखता है। तो इस तरह से यहाँ वचन दे रहा है कौन? रकम चुकाने वाला, कि मैं इतने समय पे इतनी रकम जो है इस व्यक्ति को देने के लिए वचन देता हूँ। तो जैसे आपने रुपए की नोट आपने देखा होगा, तो जो अपनी चलन है, भारतीय चलन है, आपने भारतीय मुद्रा देखा, तो उसमें आप देखिएगा तो उसमें 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, 50, 100 जो भी नोट देखिए वहाँ लिखा रहता है, मैं धारक को 50 रुपये देने का अदा करने का वचन देता हूँ। तो हमारे जो रुपए की नोट है वो भी क्या है? वो वचन चिट्ठी ही है। वहाँ पर गवर्नर जो है वचन देता है चुकाने का। तो इस तरह से वचन चिट्ठी के बारे में हो गया। और ये भी लिखित स्वरूप में है, निश्चित रकम की होती है, निश्चित और स्पष्ट जो है होती है वचन चिट्ठी। रकम चुकाने का वचन दिया जाता है, शर्त रहित वचन होता है, बराबर। तो ये भी आपके इसके अंदर भी ऐसी बातें इसके अंदर बताई जाएंगी इसके अंदर। और इसमें आप देख लीजिए जरा कि वचन चिट्ठी का ये यहाँ पर एक नमूना दिया है, स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट, है ना। तो यहाँ पर ये जो वचन चिट्ठी बना रहा है, दुकान नंबर 21, अक्षत प्लेट, भुयंगदेव, अहमदाबाद, तारीख दी गई है, 12,000 अमाउंट है। क्या बोला इसने? क्योंकि हुंडी इसको पेमेंट करना है, तो क्या लिख रहा है कि मुझे मिले प्रतिफल के बदले, यानी जो मुझे लाभ हुआ है उसके बदले आज से 2 मास बाद श्री संजय भाई पटेल को, अथवा वह कहें उसे, अंकों में रुपए 12,000 पूरे चुकाने का वचन देता हूँ। और प्रति जिसको लिखा गया है संजय भाई पटेल, गाड़ी अहमदाबाद को लिखा गया है, और यहाँ रिवेन्यू स्टैम्प, और वहाँ पर हस्ताक्षर होगा सुरेश भाई पटेल का, जिसने हुंडी लिखा है, वचन चिट्ठी लिखा है। तो इस तरह से आप देखिए, इसके अंदर दोनों का नमूना समझाया मैं आपको, वचन चिट्ठी और हुंडी का। और उसके बाद दोनों के आपने लक्षण भी देखें, और थोड़ा मैंने थियरी के प्रश्न यहाँ स्वाध्याय से ले लिए हैं, एक बार नज़र देख लेते हैं इसके अंदर कि हुंडी ये विनिमय पत्र कहा जाता है। हुंडी में लिखने वाला, स्वीकारने वाला, रकम प्राप्त करने वाला, ऐसे 3 पक्षकार होते हैं। वचन चिट्ठी में 2 पक्षकार होते हैं, लिखने वाला और रकम प्राप्त करने वाला। और सामान्य रूप से हुंडी कौन लिखता है? तो लेनदार लिखता है। और हुंडी कौन स्वीकारता है? तो उसे कहेंगे देनदार स्वीकार करता है। वचन चिट्ठी कौन लिखता है? देनदार खुद लिखता है। हुंडी के व्यवहार में रकम चुकाने की सुविधा के लिए कितने दिन की छूट दी जाती है? तो आपको सवाल करेंगे तो मालूम पड़ेगा 3 दिन की छूट दी जाती है। जब हुंडी पकती होगी तो 3 दिन ऊपर के दिए जाते हैं, वो 3 दिन छूट के कहे जाते हैं। पकने की तारीख के पहले हुंडी लिखने वाला हुंडी कहाँ भुना सकता है? तो किसी भी वह जो है सराफ के यहाँ जो वित्तीय लेन देन करता हो, या किसी बैंक में जाकर के हुंडी भुना सकता है। हुंडी भारत में कौन से कानून के अंतर्गत का दस्तावेज है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 का जो है कानून इसमें अस्तित्व में है। हुंडी का नवीनीकरण क्या है? तो पुरानी हुंडी के बदले नई हुंडी नई अवधि के लिए लिखी जाए तो उसे कहते हैं हुंडी का नवीनीकरण। फिर हुंडी किसे कहते हैं? तो आपने व्याख्या इसके पहले देख लिया है, वचन चिट्ठी की व्याख्या हमने किताब में से देख लिया है। फिर हुंडी की अवधि क्या है? तो हुंडी लिखने वाले के हुंडी लिखने वाले के द्वारा रकम चुकाने वाले को रकम चुकाने के लिए अमुक समय दिया जाता है। तो जो समय दिया जाता है वही हुंडी की अवधि है। 2 मास, 3 मास, 1 मास, वही उसका हुंडी की अवधि कही जाती है। हुंडी की पकने की तारीख अर्थात क्या?
तो हुंडी की लिखने की जो तारीख होगी उसमें आप हुंडी की अवधि जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर जो तारीख आएगी, समय आएगा, वो हुई पकने की तारीख। फिर छूट के दिन अर्थात क्या, तो पकने की तारीख जो होती है उसमें 3 दिन छूट के और जोड़ देते हैं। तो जो 3 दिन अतिरिक्त जोड़ा जाता है वही अतिरिक्त 3 दिन को क्या कहा जाता है, छूट के दिन कहा जाता है। एक आता है दर्शनी हुंडी। क्या है, तो दर्शनी हुंडी यानी मांगे जाने पर तुरंत भुगतान पात्र हुंडी को क्या कहते हैं, दर्शनी हुंडी, यानी मांगे जाने पर तुरंत भुगतान करना पड़ता है। और दूसरा आता है अवधि हुंडी। अवधि हुंडी को क्या होते हैं, निश्चित अवधि के बाद भुगतान पात्र हुंडी जो है होती है वो अवधि हुंडी। तो दोनों में अंतर है, इसको मांगे जाने पर तुरंत भुगतान करना पड़ता है और इसको निश्चित अवधि के बाद भुगतान करना पड़ता है। फिर आता है कुछ बातें देखिए महत्वपूर्ण है, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित चलनी नोट, जैसे मैं चर्चा किया, वो वचन चिट्ठी है, चाहे कितने रुपए की भी नोट हो उसमें धारक को वचन दिया जाता है, तो इस तरह वो वचन चिट्ठी है। दो व्यक्ति अथवा व्यापारियों के द्वारा आपसी सुविधा के हेतु से कई बार हुंडी लिखी जाती है। तो अगर ऐसी हुंडी लिखी जाए, वो लेनदार देनदार नहीं है, फिर भी आपसी सुविधा के अनुसार से वो हुंडी लिखते हैं, तो वह सुविधाजनक हुंडी कही जाती है। हुंडी लिखने वाले व्यक्ति के लिए हुंडी हमेशा लेनी हुंडी होती है, क्योंकि लेनदार होता है उसको रकम लेना होता है, तो लेनी हुंडी होती है। और सामान्य रूप से वचन चिट्ठी जो लिखने वाला होता है वो देनदार होता है, जिसको पेमेंट करना होता है वो खुद वचन चिट्ठी लिखता है या खुद वचन देता है। तो ये हुंडी के बारे में थोड़ी बातें इसके अंदर हमने थ्योरी के रूप में लिए, और अब हम देखते हैं इसके बाद थोड़े हम प्रश्न समझते हैं इसके अंदर कैसे प्रश्न का हल किया जाएगा, जो आपके परीक्षा के लिए भी आवश्यक है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे स्वाध्याय से, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 दिया है। पहले प्रश्न ध्यान से देखें। हेतांश ने 60,000 का माल 2 मास की साख पर, यहाँ दिया है 2 मास की साख पर हिरेन को बेचा। यहाँ 2 पक्षकार हैं, हेतांश कौन है, माल बेचने वाला, हिरेन कौन है, खरीदने वाला, और कौन सी तारीख को, 1/6/16 को खरीदा उसने। और उसके बाद जो है 2/6/16 के दिन हेतांश ने हिरेन पर जरूरी रकम की 2 मास की हुंडी लिखा। तो 2 मास की हुंडी लिखी गई है जरूरी रकम की, जो हिरेन ने स्वीकार करके वापस कर दिया। तो हिरेन हुंडी स्वीकार लिया, यानी हुंडी अस्तित्व में आ गई। अब पकने की तारीख पर हिरेन ने हुंडी की रकम चुका दी। तो दोनों पक्षकारों के व्यय में आवश्यक ढमचा लिखिए। ये आपको प्रविष्टि लिखने को आती है, तो इस तरह से आपको प्रविष्टि करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर दोनों पक्षों में एंट्री करना है। तो एक हेतांश में और दूसरा हिरेन में, तो दोनों का हम रोजनामचा पहले बना लेंगे और फिर उसके बाद हम उसके अंदर एंट्री दर्शाते जाएंगे इसके अंदर। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर कि पहले तो 1/6/16 के दिन क्या हुआ, माल बेचा गया, खरीदा गया। फिर 2/6/16 को हुंडी लिखी गई, और फिर 2 मास की हुंडी है, तो यानी पकने की तारीख पर हुंडी का भुगतान होगा, पेमेंट होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हमने यहाँ बनाया एक हेतांश का रोजनामचा और दूसरा बनाया हिरेन का। तो हेतांश कौन है, इसने माल बेचा है, तो ये बेचने वाला है, माल बेचने वाला, ठीक है। और हिरेन कौन है, तो माल खरीदने वाला, खरीदने वाला। ये दोनों पक्षकारों को हमने बना दिया है यहाँ पर रोजनामचे में। अब देखो पहले 1/6 को माल बेचा गया, तो 1/6 को माल बेचा गया, माल की रकम है 60,000 रुपये। तो फिर जो हेतांश है किसको माल बेचा, हिरेन को, तो ये तो आप एंट्री जानते हैं आप। तो 1/6 को हिरेन खाते उधार बिक्री खाते का बराबर कितने का माल बेचा, 60,000 का। तो ये रकम 60,000, रकम 60,000 विवरण में साख पर माल बेचा, ठीक। और उसी तारीख को जो है हिरेन खरीदेगा, जिस तारीख को बेचा हो, तो ये खरीदेगा तो क्या एंट्री करेगा, 1/6/16 को ये एंट्री करेगा, खरीद खाते उधार 60,000, किसके पास से खरीदा, हेतांश, हेतांश खाते का 60। बहुत सिंपल सवाल है ये, हो गया। तो माल खरीदा बराबर, उसकी एंट्री, इसने माल बेचा। अब फिर क्या होता है कि 2/6/16 को हुंडी लिखता है, कौन, हेतांश, किस पे लिखता है, हिरेन पे, और हिरेन उसको स्वीकार करता है। तो आपको मैंने बताया कि जो हुंडी लिखता है उसके लिए वो लेनी हुंडी होगी, क्योंकि ये माल बेचा है, इसको पेमेंट लेना है भविष्य में, तो ये जो है लेनदार है। तो यहाँ पर लेनी हुंडी खाते उधार, कितने की हुंडी बनी, 60,000 की, जितने का माल बेचा। तो लेनी हुंडी खाते उधार 60,000 और हिरेन खाते जमा 60,000। ये एंट्री किसने किया, हेतांश ने, माल बेचने वाले ने एंट्री किया, क्योंकि इसकी लेनी हुंडी अस्तित्व में आई।
और विवरण में हिरेन ने हुंडी स्वीकार किया। और अब हिरेन क्या करेगा, उसी तारीख को यानी कि 2/6/16 को इसको हुंडी इसने स्वीकार किया तो इसकी देनी हुंडी बनी। तो किसको किसके प्रति देना हुआ इसका, हेतांश के। तो ये करेगा हेतांश खाते उधार, देनी हुंडी खाते का 60,000। तो 60,000 की हुंडी इसने स्वीकार किया। अब आपको ये 2 एंट्री तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लेना है। एक तो माल बेचना या खरीदना, तो माल बेचने की एंट्री, माल खरीदने की एंट्री, फिर हुंडी स्वीकार हुई उसकी एंट्री और हुंडी स्वीकार हुई उसकी एंट्री। अब पकने की तारीख पर हुंडी चुका दिया। तो पकने की तारीख देखिए 2/6 को हुंडी लिखी गई, आप लोग समझेंगे इसके अंदर 2/6 को हुंडी लिखी गई और 2 मास की हुंडी है। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। तो 2 मास की हुंडी है, तो 2 मास की हुंडी है तो कितना, महीने में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर अपने कितना जोड़ देंगे 2। तो 6 और 2 कितना हो गया 8। तो इसकी तारीख क्या आई 2/8/16, ये पकने की तारीख आई। और आपको मैंने बताया कि आगे इसमें लिखा भी है कि छूट के 3 दिन और जोड़ते हैं। तो ये देखो 3 दिन छूट के भी जोड़ दिए, छूट के कितने जोड़ दिए 3 दिन। अब क्या हो गया 5/8/16, यानी ये हुंडी कब पकेगी 5/8/16 को पकेगी और उसी तारीख को इसको हिरेन चुकाएगा और हेतांश पाएगा। तो कौन सी तारीख आई 5/8/16, ये देखिए यहाँ पर 5/8/16 ये डेट आ गई। रोकड़ या बैंक खाता उधार इसको रकम मिलेगी, कितनी मिलेगी पूरी 60,000 रुपये मिलेगी इसको, और लेनी हुंडी खाते का 60,000 बराबर। और इसको जोड़ देंगे तो तीनों का योग हो रहा है इसके अंदर 1,80,000। योग करिए तो कर सकते हैं आप इसके अंदर, ये हो गया ठीक। और ये 5/8/16 को हुंडी पकी तो ये इसको मिली और चुकाया किसने, तो हिरेन ने चुकाया। तो हिरेन एंट्री करेगा, तो हिरेन क्या एंट्री करेगा, देनी हुंडी खाता उधार करेगा जो उसको चुकाने का है 60,000 और रोकड़ या बैंक खाते पेमेंट करेगा 60,000 और इसका भी कुल योग करेंगे तो वही आएगा 1,80,000। ये आपका सवाल पूरा हो गया। तो परीक्षा के अंदर आप इस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। देनी हुंडी की रकम का भुगतान किया या चुकाया और ये लिखा है लेनी हुंडी की रकम प्राप्त हुई, तो 3 एंट्री एकदम सिंपल है। आपको जिस तारीख को माल बेचा उसकी एंट्री करना है माल बेचने की, जिस तारीख को हुंडी लिखा उसकी एंट्री करना है लेनी हुंडी के रूप में, और जिस तारीख को हुंडी पके तो ऐसे निकाल लेना आप लोग, समय को महीने में जोड़ना, दिन को दिन में जोड़ना, तो आपका ये जो रकम इसमें डेट जो है इसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये सब हो गया और वही डेट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो बस सिंपल है। अब आपको सब सवाल में यही काम करना है कि हुंडी माल बेचने खरीदने की एंट्री करना है, हुंडी स्वीकारने की एंट्री करना है और हुंडी का भुगतान या चुकाना उसकी एंट्री करना है आपको, ठीक है। अब एक सवाल और देखते हैं जरा। अब इसके बाद सवाल नंबर इसमें है, ये है प्रश्न नंबर 2 चौथे का। इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें कहता है कि सनी 16/6/16 यानी जून महीने का है, 16/6/16 के दिन 52,000 का माल विष्णु भाई को बेचा। तो यहाँ पर सनी कौन हुआ, माल बेचने वाला, विष्णु भाई कौन हुआ, माल खरीदने वाले, बराबर। तो 2 पक्षकार हो गए। अच्छा, उसके सामने 20/6 देखिए 16 को माल बेचा गया और 4 दिन बाद 20/6 को विष्णु भाई ने 52,000 की 3 मास की हुंडी स्वीकार कर लिया, ठीक। तो ये हुंडी विष्णु भाई के लिए लेनी हुंडी हुई और सनी के लिए, सॉरी, विष्णु भाई के लिए देनी हुंडी और सनी के लिए क्या हुई, लेनी हुंडी बन जाएगी। और आगे 2/7/16 को यह हुंडी सनी ने बैंक में भुना लिया। अब ये हुंडी पकने की तारीख में जो जिसके पास हुंडी है, लेनदार है, वो हुंडी पकने के पहले भुना ले रहा है बैंक में, तो वो फिर उसकी एंट्री करेगा वो। और पकने की तारीख पर विष्णु भाई ने हुंडी की रकम चुका दी, दोनों पक्षकार में एंट्री करो। पकने की तारीख, अब देखा जाए तो हुंडी कब पकेगी, ये लिखी कब गई 20/6 को लिखी गई, बराबर। कितने मास की है 3, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 20/9 और 3 दिन छूट के 23/9 को हुंडी पकेगी, तो 23/9 को हुंडी का भुगतान किया जाएगा, बराबर। तो अब इसके ऊपर से हम असर देखते हैं, यहाँ पर इसका व्यवहार कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, 2 का रोज नामचा बनाए सनी का और दूसरा किसका रोज नामचा बनेगा, विष्णु भाई का। तो सनी के रोज नामचा में हम इसमें बताएंगे विष्णु भाई खाता उधार और बिक्री खाते का कितने का माल बेचा गया 52,000 का। यहाँ हम लिख देते हैं 52,000 रुपया, 52,000 रुपया माल बेचा गया उसका, ठीक है। विवरण में साख पर माल बेचा, सनी ने एंट्री किया 1/6/16 को और उसी तारीख को जो है यहाँ पर एंट्री होगी, तो यहाँ पर 16 है, 16/6/16 है, 16/6/16 को, और उसी तारीख को विष्णु भाई में एंट्री होगी माल खरीदने की,
तो खरीद खाता उधार 52,000 का माल है, खरीद खाता उधार, और सनी खाते का 52,000। ये हो गया माल खरीदने की एंट्री हो गई, दोनों पक्ष में हो गई। फिर 20/6 को विष्णु भाई ने हुंडी स्वीकार किया, तो सनी के लिए कौन सी हुंडी बनेगी? लेनी हुंडी। देखिए 20/6/16 लेनी हुंडी खाते उधार 52,000 और विष्णु भाई स्वीकारने वाले खाते जमा 52,000। हुंडी स्वीकार हुई और यहाँ विष्णु भाई के पक्ष में एंट्री होगी। इसकी देनी हुंडी हुई तो 20/6/16 को सनी खाते उधार 52,000 और देनी हुंडी खाते का 52,000। ठीक है, ये हुंडी हो गई, दो पक्ष एंट्री हो गई। अब इसमें बोला है कि तारीख 2/7/16 के दिन ये हुंडी बैंक में भुना ली गई। किसने भुनाया? जिसके पास हुंडी, सनी के पास है, तो बैंक में उसने हुंडी को भुना लिया। तो उसने हुंडी कितने भुनाया? 520 के बट्टा से भुनाया। तो 52,000 में 520 निकाल दो तो 51,480 बचा। तो 51,480 उसको मिला, 51,480 बैंक खाते उधार हुआ। बट्टा कितने का हुआ? 520 का बट्टा हुआ, यानी उसको नुकसान हुआ इतना। और लेनी हुंडी कितने की थी? 52,000 की। ये देखो हुंडी बना लिया, यानी कि लेनदार जो है पकने की तारीख के पहले हुंडी को उसने भुना लिया। और मैं आपको समझाया था कि 20/6/16 को हुंडी लिखी है, 3 मास की हुंडी है, तो यहाँ 3 मास हो जाएगा और यहाँ 3 दिन छूट के हो जाएंगे, 3 दिन छूट के हो जाएंगे, तो 23/9/16 को हुंडी पकेगी। ठीक, तो ये देखिए 23/9/16 की हुंडी पकेगी। लेकिन उसने पकने के पहले 7वें महीने में हुंडी बुना लिया, तो फिर बैंक में भुनाया तो बैंक खाता उधार कर देंगे, जितने में उसको रकम मिली और जितना बट्टा उतना उधार कर देंगे और वो लेनी हुंडी जमा कर देंगे। अब जो 2/7 को हुंडी भुनाई गई या हुंडी को बैंक में भुनवाया, तो जो हुंडी लिखने वाला है, स्वीकारने वाला है, वह कब के लिए जिम्मेदार हुंडी चुकाने का? हुंडी की पकने की तारीख पर ही चुकाएगा, वो उसके पहले नहीं चुकाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि विष्णु भाई में का जो पक्ष है वहाँ 2/7/16 को लेखा नहीं होगा, ये प्रविष्टि नहीं करेंगे, बराबर। और जब हुंडी पक जाएगी 23/9/16, जैसे मैंने डेट निकाल के बताया, तो 23/9/16 को हुंडी स्वीकारने वाले को द्वारा हुंडी चुकाई जाएगी। तो देनी हुंडी खाते उधार बैंक खाते का या रोकड़ बैंक खाते का, जो भी लिखें आप, तो कितनी चुकाई जाएगी हुंडी? 52,000 की हुंडी चुका दी जाएगी। ये चुका दिया, बराबर। और इस तरह से हुंडी का भुगतान हो गया। और अब ये 23/9 को जो सनी है जिसका हम बही में एंट्री कर रहे हैं, उसके यहाँ क्या एंट्री? लेखा नहीं होगा। क्यों लेखा नहीं होगा? क्योंकि हुंडी तो पहले भुना लिया इसने, तो हुंडी गई कहाँ? हुंडी है बैंक में। अब वो हुंडी जो चुकाई जाएगी विष्णु भाई के द्वारा, उसका पेमेंट किसको मिलेगा? बैंक को। क्यों? कि पकने की तारीख पर हुंडी जिसके पास है उसको चुकाया जाएगा, तो हुंडी बैंक के पास पड़ी है, तो बैंक अपना वो पैसा वसूल लेगी। यानी यहाँ सनी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है 23/9 को, क्योंकि ये पैसा पहले ले चुका है, हुंडी भुना चुका है, तो सनी की बही में लेखा नहीं होगा। तो इस तरह से अब आपको ख्याल आया होगा इसके अंदर कि किस तरह से हुंडी का निकाल किया जाता है। तो लेनदार चाहे तो हुंडी को समय से पहले भी भुना सकता है, बटा सकता है। तो ये 3 एंट्री इसमें आ गई। उसके बाद अब अलग सवाल देखिए इसमें। अगले प्रश्न में है, पलक ने 48,000 का माल अंश को 15/5/16 के दिन उधार बेचा। 48,000 का माल है, पलक बेचने वाली, 15/5/16 को बेचा गया। उसी दिन 60 दिन की अवधि की हुंडी पलक ने अंश पर लिखा। तो 60 दिन की अवधि की हुंडी अंश पर लिखा पलक ने, जिसका अंश ने स्वीकार किया। और 25/5/16 के दिन पलक ने यह हुंडी अपने लेनदार जीनल कोई है उसको उसने बेच दिया। बिक्री प्रेषक यानी किसी अन्य के प्रति उसको ट्रांसफर कर देना, बेच दिया। और पकने की तारीख पर हुंडी की रकम चुका दी गई। तो पलक और अंश की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखना है, बराबर। तो यहाँ 2 पक्षकार पहले बना लेंगे हम इसके अंदर। किताब आपके सामने भी आपको रखना चाहिए जब पढ़ रहे हो आप, ताकि आप व्यवहार देख सकें। तो देखिए यहाँ पलक का रोज नामचा हमने बनाया और दूसरा बनाया हमने अंश का रोज नामचा। पलक के रोज नामचा में पहले 15/5 को अपने एंट्री करेंगे। तो 15/5 के दिन जो है माल बेचने की एंट्री होगी, तो अंश खाते उधार बिक्री खाते का और माल बेचने की एंट्री बताएंगे इसके अंदर। और माल की बिक्री कितने की हुई इसके अंदर? 48,000 की। तो यहाँ पर 48,000 रुपया रकम बता देंगे। माल बेचा, साख पर माल बेचा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अंश में, अंश ने माल खरीदा, तो अंश खाते खरीद खाते उधार पलक खाते का 48,000 का माल खरीदा उसका। आप चाहें तो एक एक एंट्री पूरी करें, पहले इसका बना लें फिर इसका बनाएं, चाहे दोनों साथ में बनाते चलें तो भी बना सकते हैं आप।
फिर आता है हुंडी 15/5 को हुंडी लिखी गई, यानी उसी दिन हुंडी लिखी गई 15/5/16 को और स्वीकार की गई। तो 15/5 को पलक के लिए लेनी हुंडी बनी, तो लेनी हुंडी खाता उधार अंश खाते का 48,000 और रकम 48,000 इसका हो गया। विवरण में हुंडी स्वीकार हुई और उसी तारीख को 15/5 को पलक के लिए देनी हुंडी बनी वो, तो पलक खाते अंश के लिए, तो पलक खाते उधार देनी हुंडी खाते का 48,000 इसके लिए देनी हुंडी हुई, हुंडी स्वीकार हुई। अब जो है 25/5/16, अब ये हुंडी की अवधि कितना है, 15 तारीख को लिखी गई है, तो 15 तारीख को लिखी गई है 5वें महीने में, और इसकी अवधि है 60 दिन है। यहाँ पर 60 दिन इसकी अवधि दिया गया है इसके अंदर, तो 60 दिन इसमें प्लस करेंगे, तो 15/5 यानी मई, तो 15/5/16 में 60 दिन को जोड़ेंगे तो हमारे पास तारीख आएगी हमारी 17/7/16 आएगी, बराबर। यानी कि मई जून जुलाई, जुलाई की 17 तारीख आएगी। आप 60 दिन जब जोड़ेंगे तब, तो इस तरह से जोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर मई महीना 31 का, 31 में 5 बराबर, तो 31 में 15 निकला, 16 दिन बचा, तो मई का 16 दिन है, और उसके बाद जून का 30 दिन होगा, और बाकी 17 दिन बचेगा किसमें का, 14 दिन बचेगा इसमें जुलाई का, और 3 दिन छूट का, तो 3 दिन छूट का जोड़ेंगे तो सब मिला के हो जाएगा 17/7/16। तो 17/7/16 को हुंडी पकेगी, लेकिन इसने पलक ने क्या किया कि 25/5 यानी मई में ही वह हुंडी किसी तीसरे व्यक्ति को उसने बेच दिया, यानी अपने पास, उसके पास हुंडी नहीं है, किसको दिया उसने, जीनल को दिया, तो जीनल खाते उधार हो जाएगा, लेनी हुंडी खाते जमा हो जाएगा 48,000। तो ये हुंडी उसने दे दिया, तो यहाँ पर बिक्री पृष्ठांकन बोलते हैं इसको, तो हुंडी का बिक्री पृष्ठांकन हुआ। तो इसके जो पलक है उसकी कोई लेनदार है, उसने अपने लेनदार को उसने हुंडी को दे दिया है, और 25/5/16 को ये जो अंश स्वीकारने वाला है वो प्रविष्टि नहीं करेगा, क्योंकि वो पकने की तारीख के पहले उसका कोई अपने एंट्री करेगा नहीं वो। अब फिर जब पकने की तारीख 17/7/16 60 दिन के बाद मुद्दत आएगी पकने की तारीख, तो देनी हुंडी खाता उधार बैंक खाता उसका पेमेंट कर देगा वो, और 48,000 पेमेंट हो जाएगा। तो सामने जो हुंडी लिखा था पलक, उसके यहाँ क्या प्रविष्टि नहीं हो, क्यों, क्योंकि इसने हुंडी का निकाल 25/5 मई में ही कर दिया, हुंडी पकी जुलाई में, उसका निकाल इसने मई में कर चुका है, बराबर। तो फिर ये हुंडी कहाँ है, ये हुंडी है जीनल के पास, तो पकने की तारीख पर ये हुंडी जीनल को मिल जाएगी, बराबर। तो इस तरह से ये प्रविष्टि इसके यहाँ कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, यहाँ पर है साजिद ने 28,000 की 2 मास की अवधि की, देखिए 2 मास की अवधि की हुंडी 14/6/16 के दिन आमिर पर लिखी। यहाँ पर सीधा हुंडी लिखी गई डायरेक्ट, तो हुंडी लिखना स्वीकारना। फिर आमिर ने यह हुंडी स्वीकृत करके वापस किया, और 6/8/16 के दिन साजिद ने यह हुंडी बैंक में वसूली के लिए भेज दिया। अब एक नया चीज़ आ रहा है कि लेनदार जो है अपने पास हुंडी रखता है, तो कुछ दिन पकने के कुछ दिन पहले वो बैंक में भेज देता है उसको वसूली के लिए, और पकने की तारीख पर आमिर ने हुंडी चुका दिया, और बैंक ने कमीशन के संदर्भ में 120 रुपया साजिद के खाते में उधार भी किया। तो दोनों पक्षकार में प्रविष्टि लिखो। तो अब इसमें अपने देखेंगे दोनों पक्षकार में, तो पहले देखिए हमने इसमें बनाया साजिद का, तो साजिद की प्रविष्टि करेंगे। तो साजिद के लिए लेनी हुंडी हुई 14/6 को, तो लेनी हुंडी खाते अपने इसको उधार करेंगे, और लेनी हुंडी की रकम कितनी इसमें बताएंगे, 28,000 की हुंडी इसने स्वीकार किया है, तो 28,000 रुपया, तो यहाँ पर रकम है 28,000, और उसी तारीख को आमिर ने स्वीकार किया है, तो साजिद खाते उधार देनी हुंडी खाते इसके लिए होगा 28,000, और ये 28,000। ठीक, अब आता है तारीख 6/8, 2 मास की हुंडी है, तो 2 मास की हुंडी है, इसके अंदर तो देखिए 14/6 है, 2 मास जोड़ेंगे 14/8 हो जाएगा, यानी कितना जोड़ेंगे इसके अंदर 2 मास जोड़ेंगे और 3 दिन छूट का जोड़ेंगे महीने में, तो 14×3 17, 17/8/16 को हुंडी पकेगी, है ना, 17/8/16 को हुंडी पकेगी। तो उसने पकने के पहले यानी 8वें महीने पक रही हुंडी 17 को, तो 6 तारीख को उसने बैंक में अपनी हुंडी भेज दिया वसूलने के लिए। तो अगर लेनदार हुंडी को बैंक में भेज रहा है पकने के पहले, तो क्या एंट्री होगी उसके लिए, बैंक द्वारा हुंडी वसूलात खाते उधार लेनी हुंडी खाते का, तो इस तरह एंट्री करेगा। कितने की हुंडी भेजा उसने, 28,000 की हुंडी भेजा, बैंक में भेज दिया है वसूल होने के लिए, ठीक। और उसके बाद 6/8 को जो आमिर है उसके यहाँ कोई प्रविष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो हुंडी भेजा है बैंक में,
ये तो खाली पकने की तारीख को ही पेमेंट करेगा, तो पकने की तारीख को पेमेंट कर देगा। 17/8/16 को जब हो जाएगा तो हुंडी का भुगतान करेगा 28,000 रुपया। देनी हुंडी खाते उधार 28,000 और बैंक खाते पेमेंट हो जाएगा 28,000। ठीक है। और यहाँ पर अब क्या होगा कि जो हुंडी बैंक में भेजी गई थी, अब वह हुंडी का पेमेंट आ गया, तो पेमेंट आ गया तो फिर बैंक खाते उधार हो जाएगा। तो बैंक खाते यहाँ उधार करेंगे इसके अंदर, तो कमीशन भी इसमें बैंक ने काट लिया है, तो कमीशन की रकम जो है अपने यहाँ बता सकते हैं, इसके अंदर बताना होगा तो अलग से भी बता सकते हैं। तो पूरी रकम बताना हो तो इस तरह बता सकते हैं कि बैंक खाते उधार 27,880, 27,880 और कमीशन खाते 120 रुपया कमीशन भी है, कमीशन खाते उधार 120 और उसके बाद बैंक द्वारा हुंडी वसूली खाते का 28,000, पूरी हुंडी वसूल हुई। आप चाहें तो इसको अलग से बता सकते हैं कमीशन, तो यहाँ बैंक खाता उधार पूरा 28,000 बताएं, बैंक खाते उधार 28,000, बैंक द्वारा हुंडी वसूलात खाते 28,000 और कमीशन अलग से कर दें तो कमीशन खाते 120 रुपया, बैंक खाते जमा 120 रुपया, ऐसा भी कर सकते हैं। और चाहे तो फिर दोनों साथ में ऐसा बता दें, तो दोनों तरह से आप एंट्री कमीशन की अलग के बजाय आप एक साथ भी एंट्रीज को दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पक्षकारों में ये एंट्री कंप्लीट हो गई। और अब उसके बाद हम थोड़ा आगे सवाल थोड़ा चेंज होता जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान चैप्टर है, आपको रोजनामचा में 2 ही 3 एंट्री आपको ध्यान रखना है खाली। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 5वां सवाल में आ गए कि दशरथ भाई ने 1 लाख का माल आकाश को उधार बेचा, बराबर, जिसके लिए दशरथ भाई ने 1 लाख की 3 मास की अवधि की हुंडी आकाश पर लिखा, जिसे आकाश ने स्वीकार करके तुरंत वापस कर दिया। पकने की तारीख पर आकाश रकम चुका नहीं सका। अब देखिए नया चीज हो गया, तो यहाँ पर हुंडी को पेमेंट नहीं कर पाया, हुंडी स्वीकारने वाला नहीं कर पाया। अवलोकन खर्च का मतलब हुआ हुंडी जब अस्वीकृत होती है तो उसको जो है अस्वीकृत कराने का खर्च होता है, तो जो चार्ज होता है जिसके पास हुंडी होती है यानी लेनदार, बराबर, तो उसको जाके उसको रजिस्ट्रार के पास अस्वीकृत कराना पड़ता है, तो उसका चार्ज होता है, तो वो चार्ज वही भरता है। तो दशरथ भाई के पास हुंडी है तो दशरथ भाई जाके उसको अस्वीकृत कराएगा कि भाई इसका पेमेंट नहीं हुआ है, इसको रद्द करो, अस्वीकृत करो, तो उसका चार्ज जो है दशरथ भाई ने रोक चुका है। दोनों पक्षकारों में आवश्यक प्रविष्टि करो। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर तारीख नहीं दिया है, आपको डेट नहीं दिया है, तो नंबर से आप लिख सकते हैं इसको एक एक क्रम बना करके। तो देखिए पहली एंट्री इसमें, तो इसमें पहली एंट्री सबसे अपने करेंगे, तो पहली एंट्री में दशरथ इसमें 16, एक तो दशरथ भाई का रोजनामचा है और दूसरा इसके अंदर है आकाश का, दोनों एंट्री में अपने करेंगे इसके अंदर। तो ये रकम, तो इस तरह से तारीख नहीं दिया है तो आप नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है यहाँ तारीख थोड़ा मिस्टेक्स हो गया था इसके अंदर, तो यहाँ हम नंबर कर देंगे। तो पहले नंबर पे देखिए इसमें, तो पहली एंट्री में आकाश खाते उधार बिक्री खाते का, तो इसमें दशरथ ने आकाश को माल बेचा कितने का, 1 लाख का, हाँ 1 लाख रुपए और 1 लाख, तो ये माल बिक्री की एंट्री हो गई। और आकाश खरीदेगा यहाँ से, तो खरीद खाते उधार दशरथ भाई खाते जमा, पहली एंट्री जो इसकी होगी, तारीख नहीं लिखना है आपको, सीधा नंबर डाल देना है, तो 1 लाख। इस तरह से ये खरीदी और बिक्री की आपने एंट्री कर दिया। अब उसके बाद आता है कि उसने जरूरी रकम की हुंडी यानी 1 लाख की हुंडी लिखा, तो दशरथ लिखेगा, आकाश स्वीकार करेगा, तो लेनी हुंडी दशरथ के लिए हुई, तो लेनी हुंडी खाते उधार आकाश खाते का 1 लाख रुपए, जैसे हम पीछे सवाल किए वही सेम है, इसमें चेंज नहीं आएगा, 1 लाख। और यहाँ भी अपने दशरथ भाई ने हुंडी स्वीकार किया, सॉरी आकाश ने, तो दशरथ भाई खाते उधार देनी हुंडी खाते का 1 लाख, 1 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ इसके अंदर कि हुंडी अस्वीकार हुई। अब हुंडी अस्वीकार हो गई तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हुंडी स्वीकृत होती है तो फिर हम यहाँ लिखते हैं मतलब हुंडी पेमेंट होती है तो बैंक खाते उधार लेनी हुंडी खाते जमा हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, हुंडी अस्वीकार हो गई तो जो देनदार उसका खाता लिखा जाएगा, तो आकाश खाता उधार बराबर, तो आकाश खाते उधार और इसमें अस्वीकृत खर्च जो है बताया है 910 रुपया हुआ है, तो पहले आकाश खाता उधार हो जाएगा, लेनी हुंडी खाते जमा 1 लाख की हुंडी है यह स्वीकार हुई है, और 910 रुपया जो है ये खर्च कौन करेगा, जिसके पास हुंडी है, तो रोकड़ में चुकाएगा। तो लेनी हुंडी स्वीकार हुई 1 लाख, और रोकड़ खाते अवलोकन खर्च इसका उधार हुआ जमा हुआ, यहाँ बताएगा रोकड़ पेमेंट हुआ,
तो 910 और कुल मिला के 1,09,10 यहाँ पर आपको बताना होगा। तो 1,09,10 ये पेमेंट हो गया। और यहाँ पर जब ये हुंडी अस्वीकार हुई तो फिर देनी हुंडी खाते उधार हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख, और आलोकन खर्च हुआ 910 उधार, और दशरथ भाई खाते जमा 1,09,10। तो इस तरह से ये आपको अमाउंट इसमें ध्यान रखना है कि जब हुंडी अस्वीकार हो तो अस्वीकार हो गई तो फिर यहाँ पर देनदार उधार हो जाएगा, लेनी हुंडी जमा हो जाएगी, खर्चा जो है रोकड़ के रूप में जमा हो जाएगा। और स्वीकारने वाले में देनी हुंडी उधार हो जाएगी, आलोकन खर्च उधार हो जाएगा, और सामने उसका लेनदार जो है वो या जिसने हुंडी लिखा है उसको जमा कर देना होगा। तो ये हुंडी अस्वीकृत की एंट्री आपको इस तरह से करना है। तो अभी तक आपका स्वीकार हुआ तो आपने दूसरी तरह से किया, और बाकी 2 एंट्री तो कॉमन ही रहेगी, उसमें आपको चेंज होना नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि आज हमने सीखा इसके अंदर हुंडी को माल, जैसे साख पर माल बेचना, क्योंकि साख के व्यवहार में ही उधार लेन देन का प्रश्न होता है, लेनदार देनदार अस्तित्व में आता है, और फिर वहीं पर हुंडी का लिखना और स्वीकारना अस्तित्व में आता है, और फिर हुंडी का भुगतान करना, हुंडी का बिक्री पे हस्तांतरण करना, हुंडी बैंक में समय से पहले भुना लेना। तो ऐसे आपने अलग अलग प्रकार की एंट्रियाँ इसमें सीखे, और फिर अगले लेक्चर में हम और भी इसके कुछ विशिष्ट सवाल हैं उसको हम ध्यान में लेंगे। धन्यवाद।